हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सरफेस टेंशन के लास्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मैं केवल और केवल आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एक्चुअली बेसिकली मैं आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले, वाटर इन अ क्लीन ग्लास aquarium forms a meniscus as shown in the figure. The difference in height between the center and edge of the meniscus is h. Surface tension of water is 0.073 Newton per meter. Atmospheric pressure 10 की power 5. Angle of contact between the water and aquarium is 0. तो पूछ रहे हैं पहली बात, A पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। आइए दिखाता हूँ। बेटा यहाँ पर है क्या, ये वाटर जो है ये यहाँ तक चढ़ा हुआ है, इस पॉइंट तक। सपोज करो ये जो एक्वेरियम की वॉल होगी, ग्लास वॉल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, है ना, तो पूछ रहे हैं अगर वाटर जो है यहाँ पे h हाइट तक चढ़ा है तो h/2 ऊपर प्रेशर, यहाँ से h/2 ऊपर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट का प्रेशर पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर Pa है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा। पहली बात बताइए, P0 प्लस रो GH या P0 या PA कह लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे PA ही होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप एक छोटी सी अगर ट्यूब इमेजिनरी एज्यूम कर ले तो बेटा जो इधर से प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है उतना ही इधर से है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे PA है तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम होगा। और वैसे भी बेटा अगर यहाँ पे PA है तो यहाँ पे तो कम ही होगा ना बेटा, जिधर को दबाव होता है। बेटा अगर सरफेस ऐसे है तो इसका मतलब इधर प्रेशर ज्यादा हो, तभी तो ऐसे है। तो इधर प्रेशर ज्यादा हो, इधर कम होगा, तो PA से कम होगा, तो PA माइनस रो GH। समझ में भी आ रहा है। h हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर PA माइनस रो GH। अब h/2 ऊपर इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया A, प्रेशर एट A। तो बेटा क्या आ जाएगा, PA माइनस रो GH/2। ये था पहला पार्ट। ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर h/2 ऊपर का प्रेशर, h/2 ऊपर प्रेशर क्या होगा, ये आ गया। अब इस वॉल पे फोर्स कितना लगा रहा होगा लिक्विड। बेटा देखो वैसे तो PdS का इंटीग्रेशन होता है, और जब फ्लैट होता है बेटा सरफेस, तो बेटा अगर आपका मन हो कि आपको इंटीग्रेट करके ही करना हो तो आप इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। साइड लेंथ जो है वो L है, ऐसे L है और ऐसे H ऊपर तक है। तो इस पे फोर्स बताना है कितना आएगा। तो बेटा फ्लैट सरफेस पे फोर्स, तो बेटा फ्लूइड स्टैटिक्स के बेटा हम लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से सिखा चुके थे। एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ले लेते हैं, है ना। दैट इज प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। याद आ गया, जो सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास यही है बेटा, जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे। तो PA माइनस रो GH/2, फील भी आ जाती है एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, है ना, इनटू HL, क्योंकि एरिया क्या है H इनटू L। ठीक है, ये आ गया फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं आराम से। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। तो प्यारे बच्चों ये चीज हमको क्लियर हो गई है ना। अब बेटा ये जो छोटा सा पोर्शन है, अब पूछ रहे हैं हाइट h कितनी होगी अगर सरफेस टेंशन हमको गिवन है। तो मेरे हिसाब से ये मैं आपको समझा पाया। ठीक है, दूसरा पार्ट यही था, एक्वेरियम वॉल पे फोर्स। तीसरा पार्ट है हाइट h कितनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों वो कैसे करेंगे, आइए बताता हूं। इधर से फोर्स क्या होगा, ये L लेंथ है, तो इधर से जो फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा T इंटू L। ठीक है। अब इसने जो वाटर पे, जो वॉल पे जो फोर्स लगाया है इसने, वो PA माइनस रो GH/2 इंटू HL लगाया। तो ये भी इंटर्न जो फोर्स लगाएगा, ये भी इंटर्न जो फोर्स लगाएगा वो तो सेम ही लगाएगा, PA माइनस रो GH/2 इंटू HL। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वाटर ने वॉल पे लगाया तो वॉल ने वाटर पे लगाया। और यहां से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो इधर का कंपोनेंट आ रहा होगा वो कितना होगा, PA इंटू HL। तो बेटा दिस प्लस दिस, T इंटू L भी उधर को आ रहा है बेटा, क्योंकि ये पूरा वाटर जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये इक्विलिब्रियम में, तो T इंटू L प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो PAHL इज इक्वल्स टू, सॉरी, T इंटू L प्लस PA माइनस रो GH/2 इंटू HL। और यहां से क्या देगा, PA वाला पोर्शन कट जा रहा है और ये क्या निकल के आ रहा है, TL इज इक्वल्स टू
रो जी एच स्क्वायर बाई 2 इंटू एल, और यहां से क्या होगा, एल एल भी कट जाएगा और एच आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2t बाय रो जी, अंडर रूट ऑफ 2t बाय रो जी, एंड दिस इज द आंसर। कैसे किया बेटा, जो इधर को फोर्स आ रहा है प्लस इसने वॉल पे लगाया तो वॉल इस पे लगाएगी। अगर वॉल वाला फोर्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरा हाइड्रोस्टैटिक्स का बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स का शुरुआत के लेक्चर्स देखिए, बड़े आराम से चीज क्लियर हो जाएगी। बेटा होता क्या है, पीडीएस का इंटीग्रेशन करना होता है ना। जैसे कोई भी वॉल है उस पर अगर फोर्स दिया तो पीडीएस का इंटीग्रेशन करना है ना। और पी क्या है, यहां पर पी ए, जैसे पी ए माइनस रो जी एच आ रहा था, डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी ए इंटू एस टोटल एरिया हो जाएगा, पी ए कह सकते हैं आप, माइनस रो जी डी एस एच। अच्छा मैंने डीएस ले लिया एरिया को, कोई दिक्कत तो नहीं है, डीए अगर आपका माने तो डीए ले लीजिए। अब डीए एच का इंटीग्रेशन आ जाएगा और डीए एच का इंटीग्रेशन टोटल एरिया से डिवाइड करिए, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या हो जाएगा, एच बाई टू। तो पी ए माइनस रो जी एच बाई टू इंटू डीए एच का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल एरिया, डीएम वाई का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। वैसे डीए एच का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल एरिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा यहां से आपने क्या निकाली, अंडर रूट 2t बाय रो जी, और टी की वैल्यू दे रखी थी 0.073। वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूं, कैलकुलेट करके, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 0.073 अपॉन 10 की पावर 3, और 10 हो गया 10 की पावर 4, ये आ जाएगा 0.146, अंडर रूट ऑफ 0.146, थोड़ी जगह कम है, इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 0.16 तो होता है 0.4, 0.4 का स्क्वायर 0.16, तो 0.4 के आसपास का, 0.4 से थोड़ा छोटा, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -2 0.004, इससे थोड़ा सा छोटा आंसर होना चाहिए। और थोड़ा सा छोटा कौन सा ऑप्शन है, 0.004 से हल्का सा छोटा, और 0.004 से हल्के से छोटे वाले जो दो ही ऑप्शन है, 0.004 से छोटे 0.0038 या 0.0019, तो 0.0038 ही होगा क्योंकि 0.004 से हल्का सा छोटा। तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए बेटा आपको तैयार रहना चाहिए, ऐसी क्वेश्चंस आपको बड़े आराम से, ऐसी कैलकुलेशंस बड़े आराम से आपको करनी आनी चाहिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में हमने एक वाटर की ड्रॉप डाल दी, दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में हमने क्या किया, प्यारे बच्चों, वाटर की ड्रॉप डाल दी। जरा एक सेकेंड बस जगह बना ले ताकि अगला क्वेश्चन सॉल्व कर ले। दो प्लेट्स हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर का 0 है, क्लीन ग्लास प्लेट ले लीजिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0, बहुत पास में जो दो ग्लास प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, पर दिखा बढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा दो ग्लास के बीच में कभी कभी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर चिपक जाते हैं, तो बताना है कि इनको छुड़ाने के लिए मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या बेटा, ये जो रेडियस है ना ये बहुत कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स जो है d है, एंड d इज वेरी स्मॉल, एंड d इज वेरी स्मॉल, है ना, इन कंपैरिजन टू ये वाला रेडियस, इन कंपैरिजन टू ये वाला रेडियस। तो बेटा यहां पर क्या हो गया, एंटी इलास्टिक सरफेस आ गया, यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां जो प्रेशर होगा, बेटा इन दोनों में अगर मेरे को करना होता था बेटा, अगर एंटी इलास्टिक सरफेस होता है, एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग हो और दूसरी तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग हो, और दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो अलग अलग साइड हो, तो इसका मान लो r1 है और इसका मान लीजिए r2 है रेडियस। ठीक है, तो बेटा हम करते क्या है, यहां का प्रेशर P1 और इस साइड का प्रेशर P2, यहां पे लिक्विड है, तो अगर इधर का प्रेशर P1 लिया, इधर का प्रेशर P2 लिया, तो P1 माइनस P2 जो आता है वो आता है T, अगर ड्रॉप है तो 1/r1 माइनस 1/r2, तो P1 का साइड वाला रेडियस पॉजिटिव में लिखना है और दूसरा वाला नेगेटिव में। ठीक है, और यहां पर तो ये रेडियस है ही बहुत बड़ा इन कंपैरिजन टू d, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा यहां पर अगर प्रेशर जो है वो Pa है और अंदर मान लो Pa, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, है ना, तो Pa माइनस P बाहर का, तो पहले इसका रेडियस आएगा T 1/r, और r क्या हो जाएगा d/2, d/2 हो जाएगा रेडियस माइनस 1/r। अब बेटा अगर r बहुत बहुत बड़ा है
तो ये क्वांटिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं और यहां से क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी इज इक्वल्स टू 2t बाई डी। करेक्ट है, ठीक है। अब सोचो इस प्लेट को अगर आपको उठाना है, मान लो वेट नेग्लिजिबल है, अगर वेट होता तो mg को भी हमको बैलेंस करना पड़ता, मान लो वेट है तो बेटा क्या होता, पी ए, इधर से फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है पी ए, और इधर से क्या होगा पी, तो बेटा नेट में जो नीचे को फोर्स आ रहा है वो पी ए माइनस पी है, जो नेट में नीचे को फोर्स आ रहा है वन एरिया पे वो पी ए माइनस पी है, तो नीचे को जो फोर्स आ रहा है वो पी ए माइनस पी इंटू ए आ रहा है, या आप कह सकते हैं पी ए प्लस पी ए नीचे को है, आप ऐसे लिख लीजिए, पी ए ऊपर को है, अंदर प्रेशर पी ले लिए तो पी ए ऊपर को आ रहा है, अगर इसका एरिया ए है पाई आर स्क्वायर को ए कह दीजिए, पी ए नीचे को है, पी इंटू ए ऊपर को है, प्लस एफ, तो एफ क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, एफ आ गया पी ए माइनस पी इंटू ए, और पी ए माइनस पी की वैल्यू 2t बाई डी, 2t बाई डी इंटू ए। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बेटा बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही आराम से हम समझ सकते हैं, है ना। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और बेटा कुछ भी समझ में ना आए तो बेटा एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, पर मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने हर एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से देखा, होमवर्क ध्यान से अटेंड किया, तो बेटा कोई भी मतलब आगे 2021 में जो भी क्वेश्चन आएगा एडवांस का, सरफेस टेंशन का, या जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बेटा वो आपसे छूट जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा ऐसा करते हैं, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं इसके बाद। वही कह रखा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सरफेस टेंशन कैसे दिखाते हैं, एग्जिस्ट करती है, ये फिल्म होती है ना। अब इसमें क्या होता है, एक अच्छा सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ घटती है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ घटती है। अच्छा देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन ये कह रखा है यहाँ पर एक ना वो फिल्म को अंदर पंचर कर दिया, तो ये इसने सर्कुलर शेप ले ली थी, क्या ये बात याद आ रही है, पूछा गया इस धागे में टेंशन कितनी आएगी, सरफेस टेंशन अगर T है तो इस धागे में जो टेंशन है इसको T डैश नाम दे दो। अब मैं आधा धागा आधा देख रहा हूं, यहां पर अगर मैं थीटा पे छोटा सा d थीटा कंसीडर करूं या नीचे छोटा सा थीटा पे d थीटा कंसीडर करूं, तो 2t इंटू आर डी थीटा ये फोर्स आया, 2t इंटू आर डी थीटा ये फोर्स आया, हाँ ना बोले, 2t आर डी थीटा 2t आर डी थीटा, काम का कंपोनेंट cos थीटा, 2t आर डी थीटा cos थीटा, 2t इंटू आर डी थीटा cos थीटा ये फोर्स आया, 2t बेटा सरफेस टेंशन 2t ले रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि फिल्म है ना, क्या है, दो सरफेसेस, क्या ये बात याद आ रहा है, हाँ ना बोलो बेटा। लेकिन ना सरफेस टेंशन पढ़ने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, लोगों को कहा जाता है ना एरिया कितना है, तो पूछने लग जाते हैं एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है 8 पाई आर स्क्वायर, बेटा ये सरफेस टेंशन में खाली और खाली मेरे को यहाँ पर जब निकालनी है फोर्स निकालना है, यहाँ पर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन लेंथ पे फोर्स T लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया की डेफिनेशन बदल गई। कल को अगर कोई मेरे से कहेगा एक स्फीयर है r रेडियस को, उसका एरिया कितना मैं कहूंगा 4 पाई आर स्क्वायर ही भाई, ये नहीं कि मैं 8 पाई आर स्क्वायर बोलना चालू कर दूंगा, भाई मेरी बात समझ में आ रही है। तो 2t इंटू आर डी थीटा cos थीटा ये काम का है, साइन थीटा वाले कट जाएंगे, cos थीटा वाले जुड़ जाएंगे, इंटू 2 कर दो, ये अपने आप कंसीडर हो गया साथ में, 0 से पाई बाई 2, एरिया कितना होता है इसका 1, कितना होता है ये वाला एरिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1, cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1, मान लो तो कितना आ गया 4tr, कितना आ गया t डैश t डैश t डैश t डैश 2t डैश 2 2 जा 4 t डैश इक्वल टू 2t, t डैश इक्वल टू, अरे बोलो आया, अरे ये नोट कर लिया, अरे भैया 2t इंटू आर डी थीटा, बेटा वन लेंथ पे फोर्स 2t होगा तो आर डी थीटा पे 2t इंटू आर डी थीटा, इधर इधर तो फिल्म नहीं है, इधर है सरफेस टेंशन, यहाँ है, यहाँ तो एयर है भाई, 2t इंटू आर डी थीटा 2t इंटू आर डी थीटा cos थीटा काम का है, 2t आर डी थीटा cos थीटा इंटू 2, 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर लेंगे तो फोर्स आया भैया, ये है इक्विलिब्रियम, तो t डैश जो टेंशन होगी धागे 2t डैश के बराबर करके t डैश आ गया 2r, बोलो है, बहुत ही कमाल क्वेश्चन थी, केवल आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि हमने ना डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब को डबल कर दिया,
भाई डायमीटर डबल करके कह रहे बताओ मास पे क्या फर्क पड़ेगा, जो मास आएगा इसमें उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई बताओ क्या मास पे फर्क पड़ेगा, बताओ यार। अरे भैया हाइट जो राइज होती है वो 2t cos थीटा बाय r होती है, क्या होती है? गुड गुड, 2t cos थीटा बाय r होती है, समान जाता है। तो छोटा बेस प्लेस, तो बेटा यहां से क्या करेंगे, 2t cos थीटा बाय r होती आया, तो बेटा r को डबल करने में हाइट हाफ हो जाएगी, पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होती है जो ऊपर आई है, हाइट हाफ हो गई लेकिन रेडियस डबल हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, नीचे 2 आ गया, डबल आ गया, वॉल्यूम जो ऊपर जाएगी वो डबल जाएगी, तो जो मास राइज करेगा वो डबल करेगा। पहले अगर m मास गया था कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो कितना चला जाएगा ऊपर, 2m मास जाएगा, कितना जाएगा 2m। क्वेश्चन समझ में आ गया, कह रहे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हमने डबल कर दिया, मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब विल बी, पहले अगर m मास राइज हुआ था तो अब कितना मास राइज होगा, 2m होगा, जब बोल दो आ गया, क्योंकि हाइट हाफ हो जाएगी लेकिन पाई r स्क्वायर h आया। बेटा देखो यहां पर ना ये लिखा हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। देखो क्वेश्चन में कभी भी अगर ग्लास और वाटर हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं मेंशन हो और यूज हो रहा हो तो आपको 0 लेना होता है। क्या लेना होता है? ग्लास और वाटर के लिए क्या लेना होता है? 0 लेना होता है बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जब भी आपको गिवन ना हो और क्वेश्चन में यूज होना हो तो, है ना। खाली एक ही है बस एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आपको याद होना चाहिए। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बताया था आपको। कह रहे कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक पानी रेज हुआ है और L नीचे को है, L और H में कोई रिलेशन दे ही रखा है। अरे L नीचे है और H ऊपर है, और हमने क्या किया, यहां नीचे ढक्कन लगा के बंद करके इसको ऊपर ले आया हवा में। हवा में लाने के बाद अब नीचे से ओपन को मैंने छोड़ दिया, क्या किया मैंने, इसको छोड़ दिया। अब मैंने यहां से छोड़ दिया, क्या किया मैंने, इसको छोड़ दिया। पहले मैंने यहां पे उंगली लगाई, इसको बाहर ले आया ट्यूब को, और फिर हाथ नीचे से हटा दिया। तो बताना है क्या होगा, तो बताना है क्या होगा। अब हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैपिलरी के अंदर क्या है पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम रिमेनिंग इन द ट्यूब विल बी। देखो भैया बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं समझा सकता हूं लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं। आई सिंपल एग्जांपल लेना, आओ समझते। मान लो पहला ऑप्शन में क्या कहते हैं, इफ L ग्रेटर देन इक्वल टू H, अगर L H से बड़ा हो। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो यहां होता क्या, यहां तक तो लिक्विड था ना यार, यहां जो सरफेस टेंशन का फोर्स आया उसने इतने h हाइट के लिक्विड को उठा रखा है, उसने h हाइट के लिक्विड को, जो T into 2 pi r h है, जो T into 2 pi r है, वन लेंथ पे फोर्स T 2 pi r पे T into 2 pi r, वो pi r स्क्वायर h वॉल्यूम को संभाल सकता है। अब हमने क्या किया, L जो है वो h से बड़ा है, तो बेटा पता है क्या होगा, कुछ लिक्विड ना फ्लो कर जाएगा, और फ्लो करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब अंदर 2h हाइट बचेगी। कितनी हाइट बचेगी, 2h हाइट बचेगी। और बेटा जैसे ही 2h हाइट बचेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही ये 2h हाइट बचेगी उसके बाद क्या होगा, T into 2 pi r यहां से भी आ रहा होगा, T into 2 pi r यहां से भी। एक T into 2 pi r h हाइट को संभाल पाता तो दो T into 2 pi r 2h हाइट को संभाल पाएंगे। एक T into 2 pi r h हाइट को संभाल पाता तो दो T into 2 pi r 2h हाइट को संभाल पाएंगे। कह रहे L जो है वो h से बड़ा है, L जो है वो h से बड़ा है, दोनों साथ में बैठ के करंट सोर्स की दुकान। हम बताना चाह रहे हैं, अरे विशाल तुम मेरी बात सुनो बेटा, T into 2 pi r, एक पे T into 2 pi r, दूसरे पे 2T into 2 pi r। अगर T into 2 pi r h हाइट के वेट को संभाल पाता तो 2T into 2 pi r 2h हाइट के वेट को संभाल पाएगा। तो कह रहे लेंथ ऑफ लिक्विड कितनी, अगर L ग्रेटर देन इक्वल टू H हुआ तो लेंथ ऑफ लिक्विड अंदर कितनी रह सकती है, 2h। मेरे को तो समझ में आ गया भाई। और अगर मान लो कि अगर L H से कम हुआ, अरे तो भैया जरा सा भी ना गिरने
तो जरा सा भी नहीं गिरेगा। अगर वो 2h से भी कम है टोटल में, भैया ये L अगर h से कम है तो टोटल में 2h से कम हो गया। अगर टोटल में 2h से कम हो गया, जैसे ही थोड़ा सा ये बल्ज आउट करेगा, एक टाइम आएगा ये इसको बैलेंस कर लेगा। यहां मतलब पूरा आपको क्या दिखाई देगा, एंगल। यहां एंगल आपको जीरो भी नहीं बनेगा यहां पे, इस केस में पूरा वो धकेल भी नहीं पाएगा इसको कि जीरो एंगल बना पाए। हाँ ना तो बोलो यार। अगर LH से कम है, अगर LH से कम है, अगर LH से कम है तो भैया अब तो गिरने का ही नहीं ना, क्योंकि वो तो 2h को संभाल सकता है। ये तो है ही, L जो है वो h से कम है, इससे कम है। अगर L h से कम है तो बेटा वो 2h को टोटल संभाल सकते हैं, T × 2πr ऊपर से और T × 2πr नीचे से। 2h को संभाल सकते हैं। कितने को संभाल सकते हैं? 2h को। हमारे पास लेंथ 2h से कम है, बड़े आराम से संभाल लेगा, एक को बूंद ना गिरने की। अब हाइट अब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम कितनी हो जाएगी? L+h की, L+h ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहे हैं अगर लेंथ जो नीचे है वो h से कम है तो L+h रहेगी, और अगर लेंथ जो नीचे है वो अगर h से ज्यादा है तो 2h पे जाके स्टेबल हो जाएगा बस। अगर मान लो L 0 होता, मैं एक क्वेश्चन में पार्ट और ऐड कर रहा हूं, मान लो L 0 होता तो बेटा पता है क्या होता, तो भी एक को बूंद ना गिरने की, और ये वाला पोर्शन स्ट्रेट रहता, बल्ज भी नहीं करता। ये वाला पोर्शन स्ट्रेट रहता, बल्ज भी नहीं करता, क्योंकि T × 2πr तो इतने वेट को बैलेंस कर ही सकता है। अरे बोल दो आगे यार। बस हो गया, और क्या बताऊं। और मान लो कि ये मैं ऐसे लिया, इसके बाद थोड़ी सी फूंक मार देता, थोड़ी सी, पूरा लिक्विड ना गिराता, मान लो आधा गिरा देता, फूंक मार के आधा गिरा दिया, फूंक मार के यहां तक होना चाहिए था, यहां कर दिया। अब क्या होगा? अरे भैया अब यहां जो प्रेशर आएगा ना, P0 - 2T/r + ρgh/2 + ρgh करने पे Pa के बराबर हो रहा था। अब यहां जो प्रेशर होगा इससे कम होगा, कम होगा तो धकेल देगा भैया, कुछ ऐसा हो जाएगी कंडीशन, ये भी ऐसा और ये भी ऐसा। तो अगर ये जो लेंथ है, जो राइज इन कैपिलरी ट्यूब आता है उससे कम है, तो फाइनली शेप ऐसी रहेगी। और अगर ये लेंथ h के बराबर होती है, जो लेंथ अगर लिक्विड की अंदर है इसमें, अगर वो h के बराबर होती है तो शेप ऐसी आएगी। तो शेप, अरे भैया कुछ ट्यूब का पार्ट इसके अंदर है और कुछ ट्यूब का पार्ट इसके बाहर है। यहां तक पानी भरा हुआ है, अगर ये L है और ये H है। पहले वो वाला क्वेश्चन करा रहा हूं जो रेजो का क्वेश्चन है, फिर अपना क्वेश्चन बता रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। भैया इसको बाहर निकाल लिया पानी से, नीचे उंगली लगा के, अब जब छोड़ूंगा तो बेटा पता है क्या होगा, 2h पे आके रुक जाएगा, 2h के बाद और नहीं गिर पाएगा। अरे h को तो ये अकेला संभाल सकता है, दो जगह जो सरफेस टेंशन का फोर्स है T × 2πr, T × 2πr, वो तो 2h को संभालेगा ना भाई। और अगर ये L होता ही h से कम, दिख रहा है ना h से कम है। अब अगर इसको यहां से बाहर निकालूंगा, नीचे उंगली ठोक के, फिर क्या होगा, एक को बूंद ना गिरने की भाई, थोड़ा सा ही जैसे नीचे जाएगा पानी, हल्का सा ही बल्ज करेगा, और T × 2πr कंप्लीटली ऊपर को, और T × 2πr cos थीटा जब mg के बराबर हो जाएगी गिरेगी। अरे 2h को संभाल सकते हैं तो 2h से कम है, बोलो आया। तो अगर h लेस देन L होगा तो एक को बूंद ना गिरेगी, मतलब L अगर लेस देन h हो तो, और अगर L ग्रेटर देन h हो तो 2h पे जाके स्टेबल हो जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। बाकी मेरा वाला जो क्वेश्चन है यार, मेरा क्वेश्चन था कि शेप कैसी होगी। अगर मान लो कैपिलरी ट्यूब में हाइट जो रेस होती है वो h होती है, और अगर हाइट h दे रखी है एग्जैक्ट, तो शेप ये है, हाइट h दे रखी।
अगर जो ट्यूब के अंदर लेंथ है पानी की, अगर वो x और x जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी, तो P0 माइनस 2T/r प्लस ρgh, ये PA हो जाता है। ऐसे डिराइव किया था। अब भैया इधर भी PA इधर भी PA, तो किधर को ये दबेगा? जिधर प्रेशर ज्यादा हो उधर को ऐसा हो जाएगा ना। अरे भैया नहीं आया क्या? और अगर कोई कह दे x से ज्यादा है तो क्या होगा? दोनों तरफ कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ ना बोलो यार। और अगर x से कम है, जो पानी है वो x से कम है जितनी लेवल राइज होना चाहिए, तो ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा उल्टा, क्योंकि P0 माइनस 2T/r प्लस ρgh PA होता है। तो यहाँ प्रेशर अभी PA से कम होगा, क्योंकि मैं उतना नीचे नहीं उतरा हूं, तो PA से कम है बाहर PA, तो ये वाली शेप ही बनेगी। अरे बोलो आया यार। वैसे भी सोचो T × 2πr, नहीं तो इसको खींचता ना चला जाता, खींचता ना चला जाता। ये कराया था बबल को, बबल जो है वो ऐसे लगे हुए भैया ने ठाए थे, याद आ गया? कराया था। तो बेटा यहाँ पे सरफेस टेंशन आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, पर टोटल फोर्स तो 0 होगा ना। यहाँ तो मासलेस छोटा सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम में होगा ना। अब ये भी वही सोप बबल, ये भी सोप बबल, वही सरफेस टेंशन, यहाँ पे 2T वन लेंथ पे फोर्स। तो कह रहे बताओ ये एंगल कितने होंगे? अरे भैया पक्का है कि भैया तीनों तरफ से फोर्स बराबर आ रहा है इक्विलिब्रियम में। तो भैया ऐसा कब हो सकता है तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में हो? इक्वल तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में, तो एंगल क्या होने चाहिए? मालूम है ये बात? F और F। अरे बोल दो आगे यार। हाँ ना तो बोलो यार। टोटल फोर्स 0। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने क्या करा है, मैंने कहा कि प्रेशर P0 है, यहाँ पर रेडियस आ रहा है, इस रेडियस को हाफ करना है। तो बेटा कंडीशन क्या हो जाएगी जल्दी जल्दी बताइए। कंडीशन ये हो जाएगी कि अंदर जो मेरे को क्या करना है, अगर रेडियस को हाफ करना है, वॉल्यूम को 1/8 करना है, तो PV = nRT में वॉल्यूम चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, nRT पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पहले प्रेशर क्या था P0 + 4T/r, बाद में क्या हो जाएगा P हो जाएगा प्रेशर। सपोज करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P + 4T/r/2, दैट इज P + 8T/r। P1 V1 = P2 V2 लगा दिया, या मैं डायरेक्टली लिखता V और V/8, V/8 भी लिख सकता हूं डायरेक्टली। आगे समझ में नहीं आ गया? अच्छा ये एक रेडियस r का बबल है, इस पे चार्ज डेंसिटी या इस पे चार्ज Q है मान लीजिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, ठीक है। सरफेस टेंशन T है। बताइए अंदर प्रेशर कितना होगा? ये बबल है, एक बबल है जिस पे चार्ज Q है, रेडियस r है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एट सरफेस टेंशन T है। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल? प्रेशर इनसाइड द बबल, ध्यान से बेटा। वहां पर जब मैंने प्रेशर बताया था, आपको बताया था कि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों के रिलेशन एक ही होते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² है ना, याद आ रही है बात। और E क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे KQ/r², या चुपचाप से σ²/2 एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं इसको। जस्ट नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? σ/एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात याद है? जस्ट नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? σ/, तो ये समझ में आ रहा है σ/एप्सिलॉन नॉट या नहीं आ रहा है? KQ/r² बेसिकली σ/एप्सिलॉन नॉट, ये Q/4πr², ये हो गया सिग्मा। σ/एप्सिलॉन नॉट ये क्या बन गया? 1/4πr² Q/r², वही बन गया। हाँ ना बोले? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट σ/एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सिग्मा क्या है बेटा? Q/4πr², Q/4π, जिसकी वैल्यू आप बहुत इजीली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्रेशर निकल गया है σ²/2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आप क्या करेंगे? आधा ड्रॉप कंसीडर करेंगे। प्रेशर है σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, थीटा थीटा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट ds, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट ds, p ds cos थीटा, p ds cos थीटा। ये इधर को फोर्स आएगा, तो इधर को जो टोटल फोर्स आएगा उसको एक बार निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो इधर को फोर्स आ जाएगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट
ds cos थीटा। अच्छा ds cos थीटा क्या हो जाएगा, dA एरिया का प्रोजेक्शन, इधर से लाइट फेंकनी तो जो शेडो का एरिया है, और इस शेडो के एरिया को जब समेशन करूंगा तो टोटल जो इसके पूरे की शेडो का जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई आर। तो इधर को जो फोर्स आ गया दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, ये इस तरफ को फोर्स आ गया। और अगर अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी है तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी इधर को फोर्स हो जाएगा, और इधर को क्या हो जाएगा बेटा 2t इंटू 2 पाई आर, 2t इंटू, हाँ ना बोले यार, ये 2 पाई आर इंटू 2t के ऊपर नहीं समझ में आ रहा है। बेटा खाली देखना नहीं ना, समझने की कोशिश करनी है दोस्त, ब्लैंक होना अपने पसंद नहीं आता है। भैया ये बबल है, बबल में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा 2t इंटू 2 पाई आर, कितना आएगा इधर को फोर्स, क्यों 2t क्यों आएगा, दो सरफेस होंगी ना, हाँ तो 2t इंटू 2 पाई आर, ये टोटल को इधर को फोर्स हुआ। अगर अंदर एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी है तो इधर को डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर को फोर्स आया, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिसके कारण FDS, इधर को फोर्स आएगा FDS, इधर को आएगा काम का FDS cos थीटा, FDS cos थीटा, अरे बोलो आया यार, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा। ds cos थीटा क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया, कंपोनेंट ऑफ एरिया, और कंपोनेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है, शेडो का एरिया। किसका एरिया, जब उस डायरेक्शन से लाइट फेंकोगे और उससे परपेंडिकुलर स्क्रीन पे शेडो लेगे, तो ये छोटा सा है dA, ऐसे छोटे छोटे dA का समेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा फाइनली, इस पूरे फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। खाना बोले आया या नहीं है, बस यहां से आप निकाल लेंगे डेल्टा पी क्या जाएगा 4t बाय आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, 4t बाय आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय, खाना बोले आया या नहीं आया, आ गया। कह रहे हैं खूब सारे लार्ज नंबर, मतलब n टेंड्स टू इनफिनिट है, लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस a रेडियस की ड्रॉप्स n where n tends to infinite, ये मिलके एक ड्रॉप बन गई जिसका रेडियस b है। क्या है ये n ड्रॉप्स ऑफ रेडियस a, ये मिलके एक ड्रॉप बन गई रेडियस b का। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गई। n ड्रॉप्स a रेडियस की, ये ड्रॉप्स n ड्रॉप से एक ड्रॉप बन गई where n tends to infinite, कह रहे हैं डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी जो आया, जो सरफेस एनर्जी में डिक्रीज आया, कह रहे हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो डिक्रीज आया सरफेस एनर्जी में वो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। तो बताइए कि इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, सरफेस टेंशन T है, डेंसिटी रो है, a छोटी रेडियस, a छोटे छोटे जो ड्रॉप्स है उनका रेडियस है, बिगर ड्रॉप जो बनी उसका रेडियस b है, n छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके एक बिगर ड्रॉप बनी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कहा गया है कि इनकी जो सरफेस एनर्जी में डिक्रीज आया, जो सरफेस एनर्जी में डिक्रीज आया वो किस में चला गया, वो सी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है दैट इज गेन्ड बाय, मतलब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी नाउ विद द बिगर ड्रॉप। तो हमको बस ये बताना है कि स्पीड कितनी, कह रहे हैं डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। तो बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बिगर ड्रॉप। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए इसका कोई सिर पैर नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भैया आपने खूब सारे ड्रॉप मिलाई और वो दौड़ना चालू कर दे इधर को, लेकिन अपने को क्वेश्चन क्लियर है, जो ये कह रहे हैं वो हम कर तो सकते ही। ऑप्शन इस तरीके के, √60/√1/a - 1/b, मतलब सारे के सारे ऑप्शन यही, √80/√1/a - 1/b।
कभी k की वैल्यू 6 है, कभी 4 है, कभी 8 है, कभी 5 है। 6 4 8 5 ये k की वैल्यू है। इस तरीके के ऑप्शन देते हैं। स्पीड बतानी है भैया। डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बिगर ड्रॉप? बेटा ये तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था यार, इसको फटाफट करना चाहिए हमको। n इंटू 4/3 पाई a क्यूब। क्या ये बात समझ में आ गई? ये इनिशियल वॉल्यूम है इक्वल टू 4/3 पाई b क्यूब। ये फाइनल वॉल्यूम हो गई, तो b क्यूब क्या आ गया? n a क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ ना बोले? आया? उत्तम। अब बेटा पहले एरिया क्या था? n इंटू 4 पाई a स्क्वायर। n इंटू 4 पाई a स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना हो गया? 4 पाई b स्क्वायर। T डेल्टा A डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी 1 वॉल्यूम की T होती है यार। तो TA पहले एनर्जी थी, TA2 बाद में हो गई। जितनी डिक्रीज आई उससे क्या मिल गया? वॉल्यूम 4/3 पाई b क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हाफ m v स्क्वायर। ये v निकालना है बस बेटा, खाली इसमें है ही क्या है। यूज क्या करना है? यूज एक ही चीज करनी है, b क्यूब इक्वल टू n a क्यूब। चलिए यही मदद करते हैं। t 4 पाई को काट सकता हूं दोनों तरफ से? हाँ ना बोले? वैसे तो अगर आप ध्यान से देखें सब कुछ कॉन्स्टेंट, इसके बाद खाली 6 बच रहा है यार। मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो नंबर बच रहा है वो तो 6 है, बाकी तो सब में सेम आना है ना। हमको सारे ऑप्शन यही दे रखे हैं। अंडर रूट kt बाय रो 1/a माइनस 1/b। ये तो आपको दिख ही रहा होगा। b में अंडर रूट रो नीचे आना है, t ऊपर आना है, दिख रहा होगा। ये जब b क्यूब नीचे जाएगा तो कुछ कुछ कटपट जाएगा भैया। नहीं आया? 6 दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, दिख रहा है? क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत लग रही है? अभी चलिए ये कर लेते। 4 पाई कट जाएगा तो n a स्क्वायर क्या हो जाएगा? n a स्क्वायर हो जाएगा b क्यूब बाय a। b क्यूब बाय a माइनस b स्क्वायर। और 6 आ गया इधर, 4 पाई कट चुका है, 6 उधर जा चुका है, रो को नीचे ले जाते हैं और ये b क्यूब बचा हुआ, b क्यूब को भी नीचे ले जाते हैं और फिर अंडर रूट ले लेते हैं तो स्पीड आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1/a माइनस 1/b। दिख गया? पर ऐसे क्वेश्चन में जब खाली एक नंबर में ही खाली डिफरेंस था, तो जैसे ये 6 दिख गया था, बाकी किसी में कभी नंबर इन्वॉल्व होने नहीं, ए बी के फॉर्म में बचा हुआ है, मैं उसको क्यों पूरा सॉल्व करूं? क्या ये बात क्लियर हो गई? मतलब पूरा आंसर मैंने इसलिए निकाल दी कि मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं पेपर दे रहा होता तो मैं इस तरीके से करता कि देखते ही जब यहाँ पे 6 बन रहा है बाकी सब कट जा रहा है, मैं खाली 6 वाले ऑप्शन टिक कर दूं। चलिए ये देखिए, शायद मेरे को लग रहा है 11 क्वेश्चन कराने करें कि इनफाइनाइट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब है जिसमें पूरे में फ्लूइड भर दिया, पूरे में वाटर भर दिया, और फिर कह रहे वर्टिकल कर दिया। कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ वाटर कॉलम रिमेनिंग इन दी कैपिलरी ट्यूब। इनफाइनाइट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस r, लेंथ इनफाइनाइट, पूरे में वाटर फिल कर दिया। अब जब इसको वर्टिकल किया तो पूछ रहे हैं, सपोज करो L पोर्शन में वाटर रह गया। कितने पोर्शन में वाटर रह गया? L में वाटर रह गया। ऐसे करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? सरफेस टेंशन T है, डेंसिटी रो है, रेडियस r है, लेंथ ट्यूब की इनफाइनाइट है। मैं इसको h कह देता हूं क्योंकि ना यार वो L तो इनफाइनाइट कह रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब है। h लेंथ ऑफ वाटर कॉलम रिमेन्स इन द ट्यूब। h लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? अरे लेंथ इनफाइनाइट है, ऐसे कर दिया। एक तरफ जो सरफेस टेंशन होती है वो h हाइट को झेल पाती है, 2t/r हो जी, याद आया? तो दो तरफ जो सरफेस टेंशन है वो कितने को झेल लेगी? 2t/r
बाय आर रो जी आती है ना हाइट कैपिलरी ट्यूब में, वो एक तरफ जो फोर्स आता है वो 2t बाय आर रो जी को बैलेंस कर पाता है, तो दो तरफ से फोर्स आएगा वो कितने को बैलेंस कर पाएगा? 4t बाय आर रो जी। कितने को कर पाएगा? 4t बाय आर रो जी। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? एक तरफ पे जो फोर्स आता है t इंटू 2 पाई आर ऊपर को, वो h हाइट को बैलेंस कर पाता है, जहां पे h की वैल्यू होती है 2t बाय आर रो जी। तो दो तरफ पे जो फोर्स है वो कितने को बैलेंस कर देगा? 2h को, दैट इज 2t बाय आर रो जी के डबल। अरे बोल तो आ गया यार, हाँ ना बोलो। ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलो। दो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर से है मेरे पास, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भी कह रहे हैं कैपिलरी ट्यूब है तो फ्लूइड राइज किया हुआ, वाटर राइज किया हुआ, कह रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया कि जो वाटर है वो नीचे भाग गया, जो वाटर है वो नीचे भाग गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कह रहे यहाँ पर बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 था या PA था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा P अप्लाई कर दिया, मैंने प्रेशर में डेल्टा P का इंक्रीज कर दिया। या मेरे से ये भी पूछ सकते थे क्वेश्चन में, प्रेशर क्या कर दिया? क्या पूछ सकते थे? प्रेशर क्या कर दिया? अरे बोलो ना साथ साथ में। दो तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, या तो कहते हैं बताओ प्रेशर में क्या इंक्रीज कर दूं कि वो जो वाटर लेवल जो ऊपर चढ़ा था वो नीचे भाग जाए, बिल्कुल सरफेस के बराबर हो जाए। अरे आया या नहीं आया समझ में? मतलब बिल्कुल पतली सी ट्यूब है तो ये ना सोचिएगा ये और ये में कोई फर्क है, ये एक ही लेवल पे है दोनों यार। मतलब ये बिल्कुल पतली ट्यूब है ना, अपनी बात समझने की कोशिश करिए। ये आप समझ गए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि जो ये लेवल है वही ये लेवल है, जो ये लेवल है वही ये लेवल है, मतलब इनको फर्क नहीं भैया, क्योंकि आर इज वेरी स्मॉल। कैपिलरी ट्यूब रेडियस जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर इस तरीके का रहता है, 0.2 मिलीमीटर। तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने। कह रहे बताइए इंक्रीज इन प्रेशर क्या करूं ताकि ये इसके बराबर पहुंच जाए, राइज हो ही ना वाटर लेवल में, राइज हो ही ना वाटर लेवल, राइज हो ही ना वाटर। बताइए कितना? 2t बाय आर। भैया देखो यहां पर प्रेशर कितना है? PA। क्या यहां और यहां में कोई फ्लो हो रहा है? क्या दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए? तो क्या यहां पर भी PA होना चाहिए? और इस तरफ को प्रेशर ज्यादा होता है कॉनकेव वाली साइड पे या कॉन्वेक्स वाली साइड पे? कॉनकेव वाली साइड पे ज्यादा होता है। और कितने से होता है? T 1/r + 1/r। क्या ये बात याद आ गई? 2t बाय r। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? PA + 2t बाय r। तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या है? PA + 2t बाय r, जो भी r रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। तो मैंने जो इंक्रीज इन प्रेशर यहां पे अप्लाई किया वो कितना किया? वो 2t बाय r। अरे बोलो आया यार, हाँ ना बोलो। अब पूछ रहे हैं फर्दर बताओ मेरे को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर ताकि मैं इसमें बबल ब्लो कर पाऊं, मतलब कर पाऊं, समझ में आया ना? बबल्स निकल पाए बाहर को। बताना है कि मिनिमम मेरे को प्रेशर इंक्रीज कितना करना चाहिए अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन क्या है? मिनिमम मेरे को प्रेशर कितना इंक्रीज करना चाहिए अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर ताकि हम एयर ब्लो कर पाए, ताकि हम एयर ब्लो। प्लीज करिए। कितना प्रेशर? पहला पार्ट क्लियर हो गया। What should be the increase in pressure in the capillary tube? What should be the increase in pressure in capillary tube so that liquid doesn't rise? So that liquid doesn't rise in the capillary tube. What should be the increase in pressure in the capillary tube so that liquid level, so that fluid या water doesn't rise in the capillary, so that water doesn't rise in the capillary tube. दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट हो गया जिसका आंसर क्या हो गया? 2t बाय r। क्या हो गया आंसर?
बेटा ये ना सोचे क्वेश्चन बड़े आसान सा है ना, ऐसा क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आने। अगला है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन प्रेशर इन द कैपिलरी ट्यूब सो दैट वी कैन ब्लो एयर through the capillary tube, so that we can blow air through the capillary tube, or we can make bubbles in the water, What should be the increase in pressure in the capillary tube so that we can make bubbles in water? हाँ भाई बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप यहां पर लेके आओगे तो ऐसा बबल बने, थोड़ी देर बाद और बनेगा, एक टाइम आएगा जब उसका रेडियस बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर हल्का सा भी आपने ज्यादा बनाने की कोशिश करी तो उसमें पॉइंट फोर्स लगेगा जो बहुत ज्यादा बड़ा से ऊपर। जब आपने इसके बाद, जब इसका रेडियस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस के बराबर हो गया ना, तब तक वो बाहर नहीं है, पॉइंट फोर्स इस वाले बबल पे ऊपर को लगा। लेकिन बेटा जैसे ही इससे बड़ा किया आपने, हल्का सा भी और लो किया, मतलब लिमिटिंग कंडीशन क्या आ गई, जब आपने रेडियस ऑफ बबल जस्ट आपने उसके बराबर कर दिया, यहां पर रोक दी, यहां पर लिक्विड। लेकिन इसके बाद अगर आपने बबल का साइज बढ़ाया तो जो इस पार्ट में पॉइंट फोर्स आएगा बेटा, यहां से बबल्स ऊपर निकल जाएंगे। अरे बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं समझ में आया? तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, कि मिनिमम कंडीशन क्या है, मेरे को रेडियस जो बनाना है बबल का यहां पे, वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब से हल्का सा भी ज्यादा बनाया तो बाहर, हल्का सा भी ज्यादा बनाया तो बाहर। तो लिमिटिंग कंडीशन निकालनी है तो मेरे को रेडियस ट्यूब के बराबर करना रहेगा, और अगर रेडियस मैंने ट्यूब के बराबर कर दिया तो यहां पर प्रेशर है PA, तो यहां पर हो जाएगा PA प्लस ρGH, PA प्लस ρGH, और यहां पर क्या हो जाएगा PA प्लस ρGH, बोलिए प्लस, ये भैया बबल है ना, लेकिन एक तरफ ही सरफेस है भैया, दूसरी तरफ तो वाटर ही वाटर है ना। तो यहाँ पर एक्सिस प्रेशर क्या होता है 2T वायर, तो यहाँ हमने कितना, यहाँ पर प्रेशर हमने कितना मेंटेन करके, इसका मतलब PA प्लस ρGH प्लस 2T वायर, ये आंसर हो गया। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना क्या पड़ा, ρGH प्लस 2T वायर, ρGH प्लस 2T वायर। आपको कुछ नहीं बता रखा है कि कितना वाटर राइज किया है कितना नहीं किया, बस आपसे ये कह रखा है कि वाटर, बेटा वाटर ग्लास है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है 0, हाँ ना बोले। और अगर वाटर ग्लास नहीं रहा फिर क्या होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर थीटा है, या मान लो क्लीन ग्लास नहीं है और कह देते थीटा है अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो रेडियस बनता है और जो ट्यूब का रेडियस होता है उसमें क्या रिलेशन होता है बेटा, ये चीज थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, यू गेट रेडियस ऑफ मेनिस्कस, यू गेट रेडियस ऑफ ट्यूब, cos थीटा हो जाता है स्मॉल r बाय कैपिटल R। क्या बात याद आ गई है? पर मेरे को क्या रखा, वाटर एयर मतलब वाटर है और ग्लास है, जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ना मेंशन किया जाएगा वाटर ग्लास में तो हम 0 लेंगे। कह रहे हैं मेनिस्कस के 5 सेंटीमीटर नीचे बताइए गॉज प्रेशर क्या होगा। मेनिस्कस के 5 सेंटीमीटर नीचे, हमको नहीं पता है कि कितना लिक्विड राइज किया, मेनिस्कस के 5 सेंटीमीटर नीचे गॉज प्रेशर बताना है। गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना प्रेशर है, बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। हाँ भैया हम पूछ रहे ना किससे, बताओ। PA प्लस 2T बाय, हाँ PA प्लस 2T बाय, अभी तो बोला है, अभी तो बोला है कॉनकेव साइड पे ज्यादा, तो तभी तो ऐसी दबी हुई है भैया। प्रेशर अगर ज्यादा दबाऊंगा तो अगर ऐसी सरफेस बन गई तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो अंदर को दबेगा भैया। PA तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हुआ इससे, और कितना ज्यादा हुआ 2T बाय, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ 2T बाय कम, PA माइनस 2T बाय। यहाँ पर क्या हो जाएगा PA माइनस 2T बाय प्लस ρGH।
आया या नहीं आया भैया? अरे जनता, तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी एच माइनस 2T बाय। गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा? अब कह रहे एक तरफ रेडियस ए है, एक तरफ रेडियस बी है। अब जब एक तरफ रेडियस ए है, एक तरफ रेडियस बी है, एक तरफ रेडियस ए है, एक तरफ रेडियस बी है। हमसे पूछा गया बताइए कि कितना प्रेशर लगाएं कि कम से कम एक साइड तो वाटर जीरो पे पहुंच जाए, या तो इस साइड या तो इस साइड। मेरे को नहीं पता कहां पहुंचेगा। कह रहे एक साइड तो कम से कम वाटर बिल्कुल यहां पहुंच जाए, मतलब दोनों तरफ राइज दिया हो। कह रहे यहां कितना प्रेशर इंक्रीज कर दे मिनिमम, ताकि कम से कम एक साइड पे जीरो पे आ जाए। मेरे को नहीं पता यहां पे जीरो पे आएगा या यहां पे जीरो पे आएगा। किसी एक साइड पे जीरो पे आ जाए तो पहले तो मेरे को ये जानना है कि किस साइड पे जीरो पे आएगा और उसके लिए प्रेशर कितना अप्लाई करना रहेगा। मेरे को ये जानना है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना रहेगा, कितना प्रेशर अप्लाई। देखिए भाई, हम तो ये कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर ऐसा बना दे। यहाँ पर PA है, यहाँ पर भी PA है, यहाँ पर PA प्लस 2T बाई B, और यहाँ पर इसको नीचे लेके आना हो तो PA प्लस 2T बाई A चाहिए। एक हमें तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा चाहिए रहे, तो इसका मतलब मिनिमम प्रेशर लगाया जिसपे जस्ट नीचे आ जाए, तो PA प्लस 2T बाई B रहा हो भैया। हाँ तो ना बोलो भैया, इसको अगर नीचे लेके आ रहे, इस वाले को यहाँ लेके आ रहे, तो प्रेशर कितना चाहिए? PA प्लस 2T बाई A चाहिए, जो कि ज्यादा है। कोई भी एक, कम से कम एक ऐसा हो, मैंने कहा कि जो जस्ट इससे मैच कर जाए। क्वेश्चन समझ में आया था? कह रहे मिनिमम एक मैच कर जाए, मिनिमम एक तो मैच करिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए PA प्लस 2T बाई B चाहिए और इसके लिए PA प्लस 2T बाई A चाहिए। A छोटा है, बगल वाले में भी तो फर्क पड़ेगा। क्या हो रहा है उसके साथ? एक ही ट्यूब है पूरी, एक ही ट्यूब है पूरी, दोनों। यहाँ पर मैंने मान लो कोई प्रेशर पंप से मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। कोई भी मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि एक जस्ट नीचे लग जाए, तो एक नीचे लगाने के लिए वो जो राइज आया था उसको नीचे लगाने के लिए यहाँ पे प्रेशर चाहिए PA प्लस 2T बाई B, और इसको नीचे लगाने के लिए यहाँ पे प्रेशर चाहिए PA प्लस 2T बाई A ज्यादा है। तो इसका मतलब जब ये लगा होगा तब तक ये नीचे नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर उतना हुआ। जब ये यहाँ पे पहुंच गया होगा तो ये कुछ ऊपर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कितना ऊपर। सर एक ही हो तो एक ही पाइप है, वो ऊपर से कोई सप्लाई नहीं करता। कैसे? एक ही पाइप वाला तो करा दिया ना अभी, एक ही पाइप वाला तो भी करा दिया ना। क्या मतलब एक यदि पर ऊपर से प्रेशर नहीं दे रहे हम, मतलब एक हाइट को नीचे लेके जाना है, बगल वाले में फर्क पड़ेगा क्या हाइट का। फोटो बनाओ, हम देखने आते। अभी पहले ये वाला समझ लो, फिर फोटो बना ले। तो इसमें बेटा क्या समझाया मैंने आपको, ध्यान से सुनिए। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसको नीचे लगाने के लिए यहाँ पर प्रेशर तो PA बराबर, जब वो स्टैटिक कंडीशन में चल नहीं रहा है तो यहाँ प्रेशर अगर PA है तो यहाँ पर भी PA। ये सेम लेवल है, अलग अलग लेवल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैपिलरी की बात कर रहा हूँ। तो PA, तो यहाँ पे PA प्लस 2T बाई B। यहाँ अगर इसको नीचे लगाना तो PA प्लस 2T बाई A, PA प्लस 2T बाई A ज्यादा है। तो हल्के हल्के अगर प्रेशर बढ़ाया है और कोई एक नीचे लग गया तो पक्का है कि ये नीचे लग गया। हाँ ना बोलो यार। अब उस टाइम इसकी हाइट क्या होगी ये बताना। अगला क्वेश्चन क्या, इसकी हाइट क्या होगी? यहाँ प्रेशर है PA प्लस 2T बाई B, पूरी वही एयर है भैया हर जगह। यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा PA प्लस 2T बाई B माइनस 2T बाई A, 2T बाई R कम होगा यहाँ पे, प्लस रो GH।
PA प्लस 2T/A, अगर इसको यहां तक लेके आना होता तो PA प्लस 2T/A ज्यादा चाहिए, तो प्रेशर हल्के हल्के बढ़ा रहा हूं। कौन सा नीचे लगेगा पहले? तो ये नीचे लगेगा पहले। बोलो आया? हाँ ना बोलो यार। तो PA प्लस 2T/A, ये वही एयर कॉलम में तक कह रहे कि अगर ये नीचे लगा और ये नहीं लगाया तो इसकी हाइट कितनी ऊपर है ये बतानी है। यहाँ प्रेशर PA प्लस 2T/B है, तो यहाँ पर 2T/A कम होगा, PA प्लस 2T/B माइनस 2T/A। आया? 2T/R का फर्क होता है और इस तरफ कम होता है कॉन्वेक्स साइड प्लस ρGH बराबर PA। आया या नहीं आया? ये दोनों तरफ बबल बने हुए हैं, इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका कैपिटल R है। पूछ रहे हैं क्या होगा लगातार? रेडियस स्मॉल r, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। भाई समझ लेते कैसे होगा, कोशिश करेंगे बात समझने की। पहले तो कम होगा, वो बात बिल्कुल सही होगा, आप लोग सही कह रहे हो। यहाँ पे अंदर जो प्रेशर है वो PA प्लस 4T/R, और इसके अंदर जो प्रेशर है PA प्लस 4T/R है। तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसके अंदर प्रेशर कम है, इधर से इधर फ्लो करेगी गैस। गैस फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जब ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ होगा, फिर ये ऐसे हुआ होगा, फिर ये ऐसे होगा। जब ये कंडीशन आ गई कि इसका जो रेडियस होगा वो इस ट्यूब के रेडियस के बराबर हो जाए, थोड़ा बड़ा बना लो ताकि समझ में आ जाए। ये बबल है। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया है। तो पहले घटा फिर बढ़ा, एक टाइम आएगा जब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों तरफ फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर। फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। ये ऐसी सिचुएशन में होगा और ये ऐसी सिचुएशन में, ताकि दोनों का रेडियस तो लेकिन बराबर ही बना। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ ना बोले? समझा पाए या नहीं? चलिए प्यारे बच्चों, इतना ही रखना चाहेंगे आज के दिन। तो बस मैं आपको इतना ही कहूंगा, बेटा ये जो इतने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन ना क्लियर हो तो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, बस आपको इतना कह सकता हूं, कोई भी IIT का आया हुआ क्वेश्चन या जो भी कोई भी IIT में आएगा क्वेश्चन, वो पक्का आपका बन जाएगा। प्लस साथ में आपने होमवर्क डिस्कशंस देखे होने चाहिए। लेक्चर्स बहुत ध्यान से अटेंड करिए। IIT निकालना बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। आई होप बच्चे लोग मैं आपको समझा पाया हूँ। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, और मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। थैंक यू। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।